अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने दो बहुत अहम मीटिंग्स की हैं। बाकायदा इजलास अपनी कोर कमेटी का वो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने की है मीटिंग, उसके कुछ नुकात सामने आए हैं, बड़े हैरत अंगेज हैं। वो जो उनका एग्रेसिवपन है उसमें इजाफा है। साथ ही गिरफ्तारियों की बात, नवाज शरीफ साहब भी इजलास कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने सारी हार की जिम्मेदारी थोप दी है मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पे। मरियम ने अपने आप को अलग कर लिया था, उन्होंने कोविड जाहिर कर दिया था। अब नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शन है? क्या कभी वो पाकिस्तान आ सकते हैं? वो भी इजलास करेंगे। क्या है तीसरा मामला? यह है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का खात्मा तकरीबन हो गया है। पंजाब से फारिग का मतलब है पूरे पाकिस्तान से फारिग, सबसे बड़े सूबे से फारिग होने का मतलब है इमरान खान अब खड़ा होने नहीं देंगे मुस्लिम लीग नून को। और जिस एग्रेसिव पॉलिसीज के साथ वो आ रहे हैं, वो शायद कभी किसी सियासी रहनुमा की पाकिस्तान में किसी ने देखी ना हो। किसी आमिर की तो एग्रेसिव पॉलिसी जरूर देखी हो जिसके सामने कोई ना बोलता हो, लेकिन ये पहले सिविलियन लीडर होंगे। इमरान खान जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो लताड़ रहे हैं सबको, जिस तरह कौम उनको फॉलो कर रही है, जिस तरह नौजवान उनको फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से खवातीन बुजुर्ग फॉलो कर रहे हैं, इस तरह किसी लीडर को इससे पहले फॉलो नहीं किया गया। इंक्लूडिंग जुल्फकार अली भुट्टो से भी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस अंदाज के अंदर नहीं देखा गया। एग्रेशन इमरान खान के अंदर समझदारी के साथ जिस अंदाज में आ रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सदारती निजाम हुकूमत तक ले जाने के लिए निहायत जरूरी है कि जितने भी डिविजन है पाकिस्तान में उन्हें सूबों का दर्जा दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने जहन में एक माइंड सेट चाहते हैं। पंजाब के बाद जिस बात का जिक्र किया है उन्होंने कि अगली तैयारी, अगला टारगेट कराची है और उसके बाद सिंध है। इमरान खान की जो टीम है उसमें बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बड़ी तादाद के अंदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ एजेंसीज में, हसास इदारों में काम करते रहे हैं, जो इस वक्त पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी जो तैयारी है, उनकी जो हिकमत अमली है, उसने ढेर किया है मुस्लिम लीग नून को। वो उसने ढेर किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एएनपी, मौलाना फजलुर रहमान, ये बड़ी एक स्ट्रेंथ वाली पार्टी बनकर सामने आई है। और अब प्लान ये है कि सिंध में, कराची के बाद अंदरूनी सिंध के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल बनाया जाए कि लोग जाएं जरूर नारों में, जाएं जरूर गाने सुने, जरूर खाने खाएं, बिरयानी खाएं, लेकिन वोट पीटीआई को डालें। ये बिल्कुल पंजाब में यही हुआ है। मरियम के जलसों के अंदर मुसलसल देखा गया कि भारी तादाद के अंदर लोग आए, लेकिन जो स्कोर बता रहा है, जो वोटिंग रेशो बता रहा है, बड़ी लीड से पीटीआई ने हराया है हर सीट पे। तो वो बड़ी तादाद के अंदर लोग जो 30-35 साल पुरानी पार्टी के मुकाबले में बिल्कुल नौजवान पार्टी पीटीआई, इसके साथ जिस तरह आके खड़े हुए हैं, ये बिरयानी वहां से खाई, वोट इमरान को दिया। ऐसे ही कॉपी पेस्ट सिंध में होने जा रहा है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इसका जो बैकबोन है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो पीटीआई के अंदर शामिल हुए हैं। दोबारा बता रहा हूं, ये इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। ये वो वाली बात है कि एक तरीके से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान रेंजर्स के और बहुत सारे इदारों के, वो पीटीआई में सियासत के थ्रू दाखिल हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक्स आर्मी ऑफिसर्स बड़ी तादाद के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल सेटअप, उसमें तंजीम, उसमें इत्तेहाद, उसमें वो तमाम चीजें क्रिएट हो जाएंगी जो इस वक्त जिसका लैक करती हैं। तो बड़ा खतरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कराची में 27 जुलाई को एक इंतखाब होने जा रहा है, NA 247। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद उसमें कहा जा रहा था इस इंतखाबात से पहले, ज़मीनी इंतखाबात जो लाहौर के हुए इससे पहले, पंजाब के हुए इससे पहले, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भारी अक्सरियत से जीतेगी। लेकिन इस नताइज के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई, पलड़ा चेंज हो गया। अब इजलास होने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजलास कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इजलास कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी लंदन में और लाहौर के अंदर इजलास कर रही है, और पीटीआई का भी बड़ा इजलास है, उसके साथ साथ और इदारों का भी बड़ा इजलास है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो गया है, इमरान खान के काबू में आ गई हर चीज।
वो जिस तरह चाह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को लिया, इस तरह किसी भी सियासी लीडर ने इस तरह से नहीं लिया। जिस तरह से वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को पुकारते रहे और तंबी करते रहे और न्यूट्रल रहने की बार बार बात करते रहे, और जिस तरह से DGISPR अपने आप को कहते रहे और उन्होंने साबित भी किया। मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानियों को बेतमाद होना चाहिए कि जिस अंदाज से DGISPR ने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, पाक फौज न्यूट्रल है और हम किसी सियासत में नहीं आना चाहते, हमें ना घसीटा जाए, वैसा हुआ है। और अगर ये इसी तरीके से रहता है मामला, तो आने वाले वक्त के अंदर 2/3 अक्सरियत इमरान खान के लिए लेना कोई मसला नहीं होगी। और अगर 2/3 अक्सरियत इमरान खान ले लेते तो पाकिस्तान में फिर सिस्टम की तब्दीली की उम्मीद बहुत करीब आ जाएगी। वो ख्वाब जो पाकिस्तान में सिस्टम की तब्दीली का है, निजाम की तब्दीली का है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लिख गए थे अपनी डायरी के अंदर, जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब लेकर आए। मैंने कई सारे प्रोग्राम इसके ऊपर किए, कभी वो खत भी दिखाऊंगा। वो डायरी के अंदर लिखा था, दूसरे नंबर पे पार्लिमानी ब्रिटिश पार्लिमानी सिस्टम लिखा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने जिस ब्रैकेट के अंदर लिखा था और जिस अंदाज में लिखा था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए सूटेबल है। जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लिख गए तो फॉलो करते हैं एक एक चीज के ऊपर इमरान खान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, एक एक चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, सुन्नत, उसके बाद अगर वो किसी को फॉलो करते हैं इमरान खान तो कायदे आजम है। वो जो चीज चाहते थे, इस तरह का निजाम हुकूमत चाहते थे, वो इस्लामी निजाम हुकूमत के तर्ज पर ही है। तो अब ऐसा लगता है कि 2/3 अक्सरियत के बाद इमरान खान साहब बड़ी तेजी से चीजों को चेंज करेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब जिस पावर के अंदर हैं, इस पावर के अंदर पाकिस्तान में कोई शख्सियत नहीं है, कोई सियासी शख्सियत नहीं है। उनके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी है, और जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी होती है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया भर में वो लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जिसके साथ कौम खड़ी हो। इस वक्त इमरान खान साहब का ग्रेट पाकिस्तान इस खत्ते में सबसे पॉपुलर है। दुनिया में खुशी मनाई गई है, रूस के अंदर खुशी मनाई गई है, टर्की के अंदर खुशी मनाई गई है, पाकिस्तानी दोस्त ममालिक के अंदर जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन से मुतालिक अपनी राय का इजहार करते रहे हैं, चीन, टर्की, रशिया, वहां खुशी मनाई गई है इस जीत के ऊपर। इमरान खान साहब के वजन में इजाफा हुआ है, मुस्लिम लीग नून फारिग हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सोच रही है क्या करें, जो धोखा वहां से हुआ धोखा यहां से भी हुआ, अब क्या करें, अब कोई रास्ता अपनाएं और निकले इससे। क्योंकि जरदारी साहब ने जो मुआहिदा किया उस पर अमल दरामद नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, लेकिन उनकी अब गारंटी की कोई अहमियत नहीं रही। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने फायदे उठाए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अकेला छोड़ दिया। MQM अपने वो तमाम मुआहिदों को लेकर जाए कहां? MQM क्या इस्तीफे देने वाली है? ये एक बड़ा संजीदा मामला है, देखते हैं, क्योंकि ये NA 247 के इंतखाबात 27 जुलाई को हैं। उससे पहले बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उससे पहले नवाज शरीफ साहब क्या फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये कलक का टीका जो है मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगा और इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आयद हो रही है, उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर आयद हो रही है, उनके एटीट्यूड के ऊपर आयद हो रही है। उनका वो जो मांगना था कि हम मांगने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें मुसलमान दोस्तों ने जिस तरह किया है, हम पूरी कौम मेहनत करेगी, पसीना बहाएगी और ये लेकर आएगी, ये जुमले ने जो बार बार इमरान खान ने चलाया है, उसने साबित किया है कि कितने करप्ट हैं ये लोग। फिर इमरान खान साहब ने जो 2 मीटिंगें की हैं उसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम सफदर, सलमान शहबाज, इन सबको जेलों में डालना है। बात दोहराई है, नैब वाली चीजें अंडू होगी, वो सुप्रीम कोर्ट से भी अंडू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अंदर केस है और वो सुप्रीम कोर्ट वो केस चलाकर इस सारे मामले को आइन के मुतनाज़ा करार देकर इसको फारिग कर सकता है। फिर न्यूट्रल्स को साबित कर दिया कि न्यूट्रल रहना, और बार बार तंबी करके कर दिया, और न्यूट्रल हैं। ये तगड़ा एटीट्यूड भी आज तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिया, पाकिस्तानी लीडर ने नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये न्यूट्रल्स को इसी सतह पर रखना है कि वो अपने मामलात को देखेंगे, वो सियासत में नहीं आएंगे, उनको सियासत में आने नहीं दिया जाएगा। और जो तरीक़ेकार अपनाया उससे मुताल्लिक मामला है। इसके बाद इमरान खान ने यह भी फरमाया कि जो ECL वाली लिस्ट थी, इसको दोबारा से जो लोग ECL में थे, जो पहला काम NRO की सूरत में इन्होंने दिया 1100 अरब रुपए वाला, अपने आप को करवा लिया, और सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे, वहां से निपटाएंगे। और दूसरा ECL के अंदर नाम डालने वाली चीजों भी करो, जल्दी से फौरी तौर पर पंजाब में हुकूमत बना के ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, सारे थाने माने पुलिस ठीक करें, DC कमिश्नर्स वगैरह सेटअप ठीक करें, वो ब्यूरोक्रेसी को दोबारा से ठीक करें, ये जो हमजा कुकड़ी वाली ब्यूरोक्रेसी इससे फारिग करें।
اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پہلا سرکاری افسران کو واپس لانے کی بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط جس طرح سے ان کے سیاسی سیٹ اپ کے اندر رہے ہیں ویسے نہیں، بلکہ ان کی جو ذمہ داریوں والے روابط ہیں وہ قائم کرنے والی بات ہے. اور اگلی باری پھر زرداری والی بات انہوں نے الٹا کر کے دی ہے، پہلی باری ہو گئی نون کی، اب باری ہے زرداری کی. تو سینیریو یہاں ہے، عمران خان صاحب بہت اگریسو ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کے بیانیے کو طاقت ملی ہے، ان کا بیانیہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. اس بیانیے کے مقابلے میں نہ زرداری صاحب کے پاس بیانیہ ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، نہ ANP کے پاس ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے. عوام جس طرح کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کو امید ہو چلی ہے کہ پاکستان میں اب نظام تبدیل ہوگا. انہوں نے وہ جو بات کی تھی کہ ڈویژنز کو صوبوں کے جتنے بھی ڈویژنز ہیں پاکستان کے ان کو صوبوں کا درجہ دیا جائے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں صدارتی نظام میں حکومت لایا جائے، بات اس طرف جا رہی ہے. بات بیوروکریسی کو اسٹیٹ بیوروکریسی بنانے کی ہو رہی ہے، بات کرپٹ میڈیا کو ٹھیک سیدھا کرنے کی ہو رہی ہے، بات یہ عدلیہ کے اندر جو 3 4 مہینے کی چھٹیوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے، عدالتی ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ جو ایک پیپر بنایا تھا 713 ریفارمز کا فروغ نسیم صاحب نے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے پاس وہ پاور ہے اس وقت پاکستان میں شاید وہ کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے، انکلوڈنگ سرکاری عہدیداران کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ قوم پیچھے کھڑی ہے. اب خطاب ایک سننا ہے عمران خان صاحب کا جو متوقع ہے کہ پورے نتائج آنے کے بعد، سارے سرکاری نتائج آنے کے بعد یا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کے بعد عمران خان فرمائیں گے 17 سیٹیں اب تک اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے 18ویں سیٹ بھی مل جائے. اور اس کے بعد پھر عمران خان خطاب فرمائیں گے، اور وہ خطاب پھر پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، وہ رجیم چینج آپریشن کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث رہے ہیں ان سب کے لیے ہوگا، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. بڑا زبردست میسج ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت لوگ خوش ہیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ انتخابات ہوئے، جس نے جیتنا تھا وہ جیتا، عوام نے جس کو ووٹ دیے وہ جیے. جو نیوٹرل ہونے والا فارمولا تھا اس سے عوام خوش ہیں سوائے ہارنے والوں کے. کامنٹ کیجئے گا، بتائیے گا کہ اب عمران خان کو سسٹم چینج کرنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے، کس سمت آگے بڑھنا چاہیے، اور کیا فوری طور پر انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے، فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا چاہیے، یہ ذرا رک کر پنجاب میں حکومت بنا کے سسٹم کو ذرا ٹھیک کر کے پھر آگے چلنا چاہیے. تجویز دیجیے گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.